गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम मिस्टर चौधरी द इंग्लिश मैन। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैं प्री डीएलएड मतलब बीएसटीसी 2020, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। उन्हीं 20 क्वेश्चंस के 20 क्वेश्चंस के आंसर जो है आंसर की आपके सामने मैं पेश करता हूँ। तो लीजिए, अब क्वेश्चंस पेपर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स या फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट वर्ड। इसमें बिल्कुल अपने को सही वर्ड भरना था। तो इसमें देखो, मॉडल पूछा है, मॉडल से संबंधित पूछा है। तो देखो यहाँ पर एक पास्ट की बात बताई गई है, बिल्कुल सटीक, और वो भी पास्ट की बात बताई है। आपको इसी पर ध्यान देना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना कि ही वॉज यंग। तो इसके थ्रू इसमें देखो माइट वुड तो आ नहीं सकता, नॉन ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्लियर और क्लियर है, या इसमें कुड का प्रयोग किया जाएगा। तब हमारा सेंटेंस बिल्कुल ये मॉडल राइट भरा जाएगा कि ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज यंग। जब वह युवा था तब तैर सकता था। तो मतलब यहाँ कुड का मतलब हो जाएगा सकता था। इसका मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट शी सेड एग्रीज। तो फ्रेंड्स, एग्री के साथ में जो प्रीपोजिशन लगता है वो हमेशा बी लगेगा। जैसे कि इसमें बी विथ आया है, तो बी का जो ऑप्शन है वो विद है। तो विद ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सेकंड में। जो क्योंकि एग्रीज के साथ हमेशा विद का ही प्रयोग होगा। अब जो थर्ड मतलब हमारे जो 153 क्वेश्चन है और इंग्लिश का थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिमस। देखो, सिनोनिमस पूछा है। सिनोनिमस आते ही आपको पर्यायवाची शब्द हिंदी का जो अर्थ है वो याद होना चाहिए। जो पर्यायवाची शब्द है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसका सिनोनिमस का हिंदी अर्थ होता है पर्यायवाची। अब तो जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, एबेंडन। अब देखो, एबेंडन जो वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है, जिसको आप अच्छे ढंग से मतलब आपने सुना भी होगा। क्योंकि इसमें अलग अलग शब्द, जैसे गिफ्ट का मतलब तो उपहार देना होता है। क्योंकि एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना। तो ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका वापस अर्थ वही मतलब छोड़ देना या त्यागना। जो अर्थ छोड़ देना और त्यागना एक ही अर्थ होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड, जैसे गिफ्ट का मतलब तो उपहार होता है, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, तो ग्रीव भी नहीं होगा। तो इसमें सीधा और फोरसेक, बिल्कुल क्लियर, फोरसेक जो वर्ड है जिसका मतलब होता है त्यागना, यह इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 154। 154 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 154 क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रेज। अब देखो, वन वर्ड में एक पूरा लंबा सेंटेंस दिया है। अब इसमें आपको वन वर्ड के रूप में आंसर देना है। अब वन वर्ड के रूप में यदि आप आंसर देने जा रहे हो तो इसका पहले हिंदी अर्थ समझना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन कह रहा है कि someone appointed by two parties to settle a dispute। अब इसमें आपको गौर से देखना पड़ेगा पहले कि हिंदी अर्थ इसका क्या निकल रहा है। तो अब इसका हिंदी मीनिंग कि समवन कोई व्यक्ति या कोई, अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज मतलब दो दलों के द्वारा, टू सेटल ए डिस्प्यूट किसी भी लड़ाई या झगड़ा उसको निपटाने के लिए एक जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो उसको अपनी भाषा में जैसे पंचायती करने वाले जो किसी दो दल होते हैं आमने सामने के, अब उनका जो जैसे राजीनामा कराना या उनका निपटारा करना, तो उन्हें अपनी भाषा में, यहाँ राजस्थानी भाषा में पंच बोलते हैं। तो उस पंच को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटर। तो ऑर्बिटर बिल्कुल राइट
आंसर होगा इसका 154 क्वेश्चन, जिसका वन वर्ड में आंसर देना वो आर्बिटर बिल्कुल राइट होगा। क्यों? क्योंकि नेगोशिएटर होगा नहीं, मीडिएटर और मिडल मैन जो मध्यस्थता करने वाले वो भी नहीं होते। यहाँ तो केवल टू पार्टीज मध्यस्थता तो वो बोलते हैं जो आउट ऑफ कंट्री या किसी अदर के लिए जो मतलब मध्यस्थता करते हैं उनके लिए। लेकिन यहाँ पर तो है कि मतलब दो पार्टीज है वो आपस में मतलब झगड़ रही है, तो उसका निपटारा करने वाला जो एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति को हमेशा इंग्लिश में वन वर्ड के रूप में आर्बिटर बोला जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस ये कह रहा है कि चूज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है कि शी सेड माय फादर विल हेल्प मी, शी सेड माय फादर विल हेल्प मी। देखो यहाँ शी सेड आया है, सेड के बाद माय फादर आया है, क्योंकि यहाँ दैट लगना चाहिए। ठीक है, अब ये पास्ट है तो इसको भी अपने पास्ट में चेंज करो, तो विल की जगह हो जाएगा वुड, और मतलब विल की जगह वुड होगा तो हेल्प की फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होगी, और मी को सी के अनुसार अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा इसमें ये फर्स्ट जैसे होगा नहीं, सी सेड दैट माय फादर विल हेल्प मी, ये होगा नहीं। अब बी वाला सी सेड हर फादर, हर मतलब यहाँ पर माई को वापस हर में चेंज किया, ये भी नहीं होगा। अब जैसे सी का ऑप्शन है, सी का ऑप्शन क्या कह रहा है, सी सेड दैट हर फादर विल, वापस विल आ गई, यदि यहाँ पर पास्ट है तो इसको भी पास्ट होना जरूरी होता है, तो वो हुआ नहीं है। अब जो डी है, डी क्या बता रहा है कि सी सेड दैट माय फादर वुड हेल्प हर, क्योंकि यहाँ विल है वो वुड में भी चेंज हुआ है, और माई वो मतलब मी हर में भी चेंज हुआ, तो इसका मतलब है कि डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो 155 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट आर्टिकल्स भरना है। तो आर्टिकल्स हमेशा ध्यान देना, एडवर्ड जो 156 क्वेश्चंस है, 156 क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है कि एडवर्ड सेड ही इज, तो यूरोपियन की जैसे यूरोपियन की स्पेलिंग जरूर ई से शुरू हो रही जब, लेकिन इसका उच्चारण हो रहा है तो वो बिल्कुल मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, वोवेल नहीं आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट से पहले ए का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे मतलब जो स्पीकिंग में या फिर मतलब जो उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन में भी यदि जो वोवेल आता तो उसकी जगह एन यूज करते हैं, द का कर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सी का प्रयोग होगा। अब देखो 156 में होगा सी, 156 क्वेश्चंस का सी मतलब ए होगा, एडवर्ड सेड ही इज ए यूरोपियन। अब फिर नेक्स्ट 157 क्वेश्चंस, अब इसमें स्पेलिंग करेक्ट निकालनी है, बिल्कुल सही स्पेलिंग कौन सी है, तो देखो परस्यू फर्स्ट स्पेलिंग राइट है इसमें, क्योंकि परस्यू की स्पेलिंग ये नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होगी, गलत है, और ये भी गलत है, तो इसका मतलब बी सी डी तीनों रॉन्ग है, और ए बिल्कुल राइट स्पेलिंग है जो ए में है। 157 क्वेश्चंस का ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब जो क्वेश्चंस नंबर 158 क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 158 क्वेश्चंस ये कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर इन इट। अब इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट है वो रॉन्ग है, तो रॉन्ग वाला पार्ट अपने को देखना है। तो देखो द राइज एंड फॉल्स ऑफ द टाइड, ये तो प्रेजेंट टेंस बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ फॉल का मतलब गिरना होता है, जैसे टाइड का मतलब होता है ज्वार भाटा, और आर ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अब देखो यहाँ पर जो यदि डायरेक्ट यहाँ तक टेंस करेक्टली हो रहा है तो आर ड्यू है वो पार्ट इसमें बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि द राइज एंड फॉल ये तो सेंटेंस का हिस्सा है, बिल्कुल राइट है। ऑफ द टाइड तो ये भी करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट, और टू लूनर इन्फ्लुएंस तो ये भी बिल्कुल राइट है, लेकिन इसमें जो रॉन्ग है वो पार्ट, एरर पार्ट है, वो है सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कौन सा है, क्वेश्चंस नंबर 159 क्वेश्चंस ये कह रहा है कि चूज द करेक्ट एटोनॉमीज, जो करेक्ट एंटोनमी वर्ड जो अपने को बताना है। अब इस एंटोनमी
जो वर्ड है इसका मतलब एंटोनिम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि है ये हमें अपोजिट वर्ड के बारे में पूछ रहा है, किसी भी अपोजिट मतलब विलोम शब्द के बारे में। जो यहाँ वर्ड एक बताया है मैलिस, जो मैलिस वर्ड का मतलब होता है द्वेष रखने वाला, मतलब द्वेष भावना या दुर्भावना। तो यदि दुर्भावना या द्वेष भावना है तो इसका सही जो अपोजिट होता है, मैंने बहुत सी की मतलब ऐसे भी जो अपडेट हो रही है जिसमें ऑनर भी बताया है, किसी में बी पार्ट वाला भी बताया है और किसी में ये डी भी बताया है। तो ये सब बिल्कुल रॉन्ग है। जो इसकी करेक्ट होगी 159 में वो होगा बिल्कुल आपका सी आंसर होगा, गुडविल। क्यों? क्योंकि यहाँ द्वेष भावना है और यहाँ इसका जो अर्थ होगा मतलब अपोजिट होगा गुडविल। अब एन एवरेज ऑफ काउ, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाएगा, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्रेंड्स आपको पता है यूनिवर्सल ट्रुथ में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, इससे पहले मेरे जो यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियो हुए थे उसमें आपको बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे ढंग से 2-3 रूल के जरिए बिल्कुल उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया गया है, तो वो भी देखिए आप। अब जो 160 क्वेश्चंस है, 160 क्वेश्चंस ये कह रहा है कि एन एवरेज काऊ, मतलब यहाँ औसतन गायों की पूछ रहे हैं कि वेट 1400 पाउंड्स, लगभग जो काऊ है मतलब प्रत्येक गाय का जो वेट पूछा है यहाँ पर, तो एवरेज के थ्रू पूछा है। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंस का जो फैक्ट है इसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको ये देखना काऊ सिंगुलर है, क्योंकि एन लगा है पहले से देख लो, तो काऊ सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंदर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगता है। यहाँ किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में वो एक्स सी एच एस एस डबल एस और जेड में से कोई अल्फ़ाबेट आए तो उसमें तो ई एस यूज़ किया जाता, अदर में एस का यूज़ किया जाता। तो यहाँ पर देखो ये वेट्स होगा, तो ये आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। 160 के अंदर आपका बिल्कुल एक करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। मैं भी यही आशा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत शानदार हुआ होगा। तो ये आशा करते हुए आपके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ले रहा हूँ मैं। आइडेंटिफाई देखना है 161 क्वेश्चंस, तो 161 क्वेश्चंस नंबर ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को देखना है क्योंकि आपको क्लियर पता होना चाहिए कि इसके लास्ट में एक जो मार्क लगा है वो है एक्सक्लेमेटरी का। चाहे स्पेलिंग मतलब सेंटेंस की स्टार्ट देखो डब्ल्यू और एच से शुरू हुआ हो, लेकिन लास्ट में यदि जो एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस मतलब जो मार्क आ जाता है एक्सक्लेमेटरी का मार्क, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। तो ये सीधा क्लियर इसमें एक्सक्लेमेटरी ही होगा, ये आपका राइट आंसर है। अब देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि चेंज द डायरेक्ट स्पीच। जो 162 क्वेश्चंस और 162 क्वेश्चंस के अंदर आपको मतलब जो इसको इनडायरेक्ट में तो चेंज करके दे दिया है, इनडायरेक्ट में दिया है। अब इसको डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना, क्योंकि अपने एग्जाम में ये होता है कि जो सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट जो दिया जाता है अब उसको अपने यहाँ पर डायरेक्ट में चेंज करना, लेकिन अपने ये होता है बहुत सिंपल एग्जाम ये कहते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ही आस्क्ड हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो अब इसमें आपको देखना है जो 162 क्वेश्चंस है उसमें आप फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, ही आस्क्ड, क्योंकि आस्क होना जरूरी है क्योंकि यहाँ WH वर्ड आने से आस्क्ड होगा। फिर हु लिव्स, यहाँ देखो पास्ट सिंपल टेंस है, हु लिव्ड नेक्स्ट डोर, यहाँ पास्ट बिल्कुल सिंपल टेंस, ये जैसे हु लिव्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज। अब इसको अपन जब इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे तब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में इसको यूज करेंगे और इसको आस्क है इसको अपने रूल के अनुसार फॉलो करेंगे। तो इसमें फर्स्ट आपका राइट है, जो फर्स्ट आंसर वो ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका फर्स्ट। फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है 163 क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट
इस स्प्लिट करेक्टली, जिसकी स्पेलिंग राइट हो। कमिटी की स्पेलिंग में डबल एम या COM एम, एक एम नहीं दिखा है। सक्सेसिव में भी एक S यहाँ नहीं लिखा है। फिर फुलफिल में देखो, या तो मतलब फुलफिल की स्पेलिंग दो तरीके से लिखी जाती है, FULFILL ये होता है। और जो इसमें मिस्टेक हुआ है वो ये होता है, ये हुआ है कि FULL, यहाँ डबल L नहीं होगा कभी भी। तो देखो इसमें ये स्पेलिंग ये भी रॉन्ग है। तो बहुत सी, जैसे यहाँ ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो राइट BALLOON, बैलून, बैलून की स्पेलिंग फ्रेंड्स आपके बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है। बैलून की जो बैलून की स्पेलिंग आपके बिल्कुल राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 164। इस जो एक आपको पैराग्राफ दिया है, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि इसको पहले मैंने बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़ा भी था, तो आपने भी पढ़ा होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा है। तो बुजुर्ग व्यक्ति के लिए एक सेंटेंस के अंदर ही लिखा है कि देखो एन ओल्ड मैन और एन ओल्ड मैन वाज फास्ट अस्लीप। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो आराम से सो रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन से ये पूछा है कि व्हाट वाज द ओल्ड मैन डूइंग, बुजुर्ग व्यक्ति क्या कर रहा था। तो यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति था वो बिल्कुल अपना काम कर रहा था स्लीपिंग का। तो आप आराम से इसको देखिए, यहाँ क्लियर लिखा था कि एन ओल्ड मैन वाज फास्ट अस्लीप, जो आपके सामने बिल्कुल लिखा है फास्ट अस्लीप। तो यहाँ स्लीप वर्ड आया है, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें 164 में ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब 165 क्वेश्चंस जो है, 165 क्वेश्चंस में व्हाट इज द मीन्ड बाय रेस्ट्रेंट इन द पैसेज। जैसे रेस्ट्रेंट का मतलब होता है किसी को काबू में करना, नियंत्रण में करना। जो रेस्ट्रेंट जिसका मतलब होता है काबू में करना या नियंत्रण में करना। तो इसमें जो काबू में करना, जैसे अपने एक स्पेलिंग आई कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब तो काबू में करना, नियंत्रण करना होता है। अब जैसे यहाँ पूछा एक और स्पेलिंग, जैसे एनकरेज, जिसका मतलब साहसी कार्य, साहस दिखाना। तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसमें बिल्कुल आपका करेक्ट जो आंसर है, या मीन मतलब अर्थ पूछा है, तो कंट्रोल जो ए होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आपके लिए बिल्कुल सटीक की, जैसे आपका बोर्ड जारी करेगा, डाइट जैसे की जारी करेगा, वो उसी हुब टू हुब जो करेक्ट बिल्कुल की आपके सामने आएगी। और ये जो हल हो रही है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। क्वेश्चंस नंबर 166 क्वेश्चंस ये पूछा है कि द पर्सन, इसी पैसेज में से निकालना है, द पर्सन हु वाज लिस्ट डिस्टर्ब्ड वाज द, सबसे ज़्यादा जो द पर्सन हु वाज लिस्ट डिस्टर्ब्ड वाज द, वह व्यक्ति जो सबसे कम मतलब डिस्टर्ब हुआ, जिसको मतलब डिस्टर्ब बहुत कम हुआ। तो इसमें देखो एक वर्ड आया था स्लिप, स्लिप कौन कर रहा था, ओल्ड व्यक्ति, जो बुजुर्ग व्यक्ति था वो। तो यहाँ देखो बिल्कुल क्लियर है कि एन ओल्ड मतलब ओल्ड मैन है, उसको डिस्टर्ब सबसे कम हुआ। 166 में आपका बिल्कुल सी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 167, द नॉइज वाज मेड बाय। अब नॉइज किसके द्वारा की गई थी, नॉइज वाज मेड बाय। अब उसमें आवाज़ कौन कर रहा था, तो जिसको पैसेज के अंदर बिल्कुल क्लियर लिखा था इस पैसेज में कि एक बच्चा था जो बार बार मतलब आवाज़ कर रहा था। देखो हर सन फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, उसको रिस्ट्रेन मतलब काबू में कर रहे, नियंत्रण में कर रही उसकी मदर। तो फ्रॉम मेकिंग ए नॉइस, तो बार बार जो आवाज़ करने का काम कर रहा था एक लड़का था, मतलब उसका जो सन था। इसका मतलब यहाँ इसमें पूछा है कि द नॉइस वाज मेड बाय, आवाज़ किसके द्वारा की गई। ओल्ड मैन तो स्लीप कर रहा था, लिटिल मैन तो अपना काम कर रहा था, एरोप्लेन आवाज़ की नहीं क्योंकि थी ही नहीं। और द बॉय है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, वो लड़का आवाज़ कर रहा था। द फैक्टर कॉमन टू ऑल द पीपल वाज दैट दे वर ऑल। तो यहाँ जो इसमें सही फैक्टर बिल्कुल क्या होगा, जो लोग सभी उसकी मतलब
क्या कर रहे थे कि वॉचिंग ए फिल्म, इस पूरे फैक्टर में लोग क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, मतलब फिल्म देख रहे थे, या फिर वेटिंग फॉर समथिंग, या फिर लुकिंग एट द लिटिल बॉयज़ प्लेफुलनेस, या फिर होगा रीडिंग मैगजीन्स। तो कोई मैगजीन भी नहीं पढ़ रहा था ज़्यादा, फिल्म नहीं देख रहे थे। और बच्चे को तो बिल्कुल बच्चे की तरफ उसकी माँ एक केंद्रित ध्यान करे, लेकिन यहाँ लिखा था कि सब वेटिंग में थे, तो वेटिंग फॉर समवन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और मैन फियर डेथ जो 169 क्वेश्चंस है, 169 क्वेश्चंस आपका बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चंस पूछा है। इसमें देखो मैन फियर, मैन प्लूरल है, लेकिन डेथ से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता फ्रेंड्स। कुछ की वाले ने मतलब जैसे किसी ने द का भी प्रयोग किया है तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डेथ वर्ड से पहले आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि इसको अपन काउंटेबल नहीं मान सकते, तो इसलिए इसमें आर्टिकल्स यूज़ नहीं होंगे। तो बिल्कुल नो आर्टिकल, जो इसमें कुछ कोई भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। और 170 क्वेश्चंस आई बॉट दिस वॉच। अब देखो 170 क्वेश्चंस है तो आई बॉट दिस वॉच। अब जो अमाउंट के बारे में हमेशा जो यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशन, वो फॉर यूज़ किया जाता है अमाउंट के लिए, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सी है वो करेक्ट आंसर होगा। 170 में सी करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी इंग्लिश BSTC प्री DLED 2020 जो 20 सीरीज़, ध्यान देना सीरीज़ B और उस 20 सीरीज़ की आंसर शीट। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे ढंग से पूरे पेपर को देखिए, और मैं यही आशा करता हूं कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार हुआ होगा और सब ने अच्छी मेहनत की थी और उस मेहनत का फल भी आपको ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू, और इस की को देखिए और आगे शेयर भी करिए ताकि दूसरे भी स्टूडेंट्स देखें, ध्यान दें। थैंक यू वेरी मच।